अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तमीना शेख। कसूर के हवाले से आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ हम बात करेंगे कि आईजी साहब ने ये अहकामात सादिर किए कि मनशियात की रोकथाम की जाए, मनशियात इस्तेमाल करने वालों का इलाज करवाया जाए। न सिर्फ यहीं तक बल्कि जो पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, इनको बाकायदा गिरफ्तार किया जाए और इनके नेटवर्क को ब्रेक किया जाए। तारिक अजीज़ सिंधु साहब ने इस पर काम करने का अपना आगाज़ किया। कसूर में मुख्तलिफ टीम्स बनाई जिसमें हाफिज़ आतिफ नज़ीर के ज़िम्मे ये लगाया गया कि आपके इलाके में किसी किस्म की कोई मनशियात सप्लाई नहीं होनी चाहिए, नाकाज लगाएं और अपने इलाके को कंट्रोल करें। इस हवाले से एक नाके के ऊपर पकड़ा गया मुलजिम जिसकी हरकत व सकनात मशकूक दिखाई देती थी, जिसने अपने जूतों में छुपा रखी थी कोकीन। कैसे, क्या मामला और किस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई, डिटेल्स आपको दिखाते हैं। मुलजिम की जानिब चलते हैं और मुलजिम से डिटेल के साथ बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ अली। आसिफ अली जी। क्या करते हो? मैं जूतों का काम भी करता हूँ। इस वक्त मैं पानीपुरी गोलगप्पे की दुकान पे मुलाजमत था। उम्र कितनी है? उम्र तकरीबन 34 साल होगी, 34-35 साल। कहाँ के रिहायशी हो? मैं मोहल्ला जमालपुरा कसूर का रहने वाला हूँ। शुरू से? जी। शुरू से? जी। यहीं पैदा हुए हो, यहीं बड़े हुए हो? जी। स्कूल गए हो कभी? हाँ जी, गया हूँ। कहाँ तक? मिडिल तक। छोड़ा क्यों? घर के हालात की वजह से। बहन भाई कितने हो? हम 4। 4? हाँ जी। नशा कौन कौन करता है? कोई भी नहीं। तुम करते हो? नहीं। क्यों? कभी हमें इस लत ही नहीं लगी ऐसी चीज़ की। लत नहीं लगी? नहीं लगी। आगे कितने लोगों को लगाइए? ये अनजाने में जो भी हुआ, इस चीज़ का मुझे इल्म ही नहीं था। किस चीज़ का? इस चीज़ का जो मेरे पास आई। किस चीज़ का? ये आइस का। आइस का? जी। क्या मतलब तुम्हें इल्म नहीं है? इस तरह के बेरोज़गारी की वजह से ये मुझे किसी ने काम दिया था। किसने दिया था? ये मेरा कज़न है परवेज़। उसने। कहाँ रहता है? वो हैदराबाद में रहता है। क्या लगता है? मेरा कज़न है, खालाजाद भाई। खाला का बेटा है? जी। अच्छा, क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि ये पार्सल करो और मुझ तक पहुँचाओ। फिर? और कौन पर कहा था? एहसन आया मेरे पास पेशावर से, पठान। उसने मुझे ये दिया। एहसन कौन है? एहसन पठान है, वो पेशावर से आया था मेरे पास। वो तुम्हारे पास कैसे आ गया? वो इस तरह के मेरे कज़न ने उसको नंबर दिया था मेरा। अच्छा जी। कज़न ने उसको नंबर दिया और वो पेशावर से आ गया तुम्हारे पास? जी। कहाँ मुलाकात हुई? मेरी उसके वही स्टेशन पर। पुलिस स्टेशन में? नहीं, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे? अच्छा, क्या मुलाकात हुई भाई? मुलाकात ये, उसने मुझे ये सामान पकड़ाया, वो वापस चला गया। फिर इसे मैंने सामान कैसे पकड़ाया? ये शापर में था। अच्छा, फिर? इसे मैंने रखना था पार्सल करने के लिए जूतों के अंदर। कहाँ रखना था? सोल के नीचे, सोल के। और उस टाइम उससे पैकेट लेकर कहाँ छुपाया? नहीं, वो तो मैं घर लेके चला गया ना। घर पे कहाँ रखा जाके? घर में वैसे रख दिया जैसे आम चीज़ रखते हैं। घर वालों ने नहीं पूछा कि ये क्या है? नहीं, उन्हें भी नहीं पता था ये क्या है। देखा भी नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया? ये क्या, वैसे ही पड़ा रहा। वैसे मैंने अपना बाद में काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद मैंने इसे रखा जहाँ पे रखना था। कहाँ पे रखना था? जूते के नीचे। कौन से जूते के नीचे? जो आप बनाते हैं इस तरह के। प्लास्टिक के जूते? नहीं, ये हैंड फिटिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, फिर? उसके नीचे रख के उसके बाद तले के नीचे? तले के नीचे। अच्छा, सोल के ऊपर? हाँ जी। उसके बाद मैं पार्सल करने जा रहा था। नहीं, वहाँ रखा, क्या मतलब रखा? पूरी कहानी सुनाओ ना। कहाँ छुपाया? किसने सिलाई किया? कितने जूते थे? कहाँ से आए? कितनों में छुपाया? एक में छुपाया। एक लाइन में कहानी ना खत्म करो। पुलिस पीछे भाग भाग के थक गई, तुम एक लाइन में कहानी ना खत्म करो। नहीं, इस तरह एक जूते के नीचे मैंने इसे रखा अच्छे तरह। हाँ, कि पता ना चले। एक जूते में रखा था कि मुख्तलिफ में? नहीं, एक में, कि एक हैंड फिटिंग एक ही रहे, कि ज़्यादा सामान ना हो, किसी को अच्छा, पता ना चले। फिर सिलाई किया था उसे? जी, चिपकाया था मैंने उसे। किस चीज़ से? लोशन के साथ और सिलाई के साथ। अच्छा, फिर? इस तरह के बाद मैं यहाँ पे आके रास्ते में नहीं क्या तो पकड़ा गया। कहाँ रखा जूता सिलाई करके? मैंने अपने हाथ में? हाँ जी। अच्छा, फिर पकड़े गए? हाँ जी। फिर पुलिस को क्या कहा आगे से कि मैंने कुछ नहीं किया?
जी ये आपको पता है कि मुलज़म जो भी है वो तो अपनी सफाई तो देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, हालांकि मुझे पता था कि ये अच्छा चीज़ नहीं है। फिर आपके सामने मुजरिम हूँ। क्या होना चाहिए? होना तो ठीक है, मैंने गलती की है, वो सज़ा मुझे मिलेगी कि मिलनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है गलत काम किया मैंने, मिलनी चाहिए मुझे। अनजाने में हुआ या जाने में हुआ या बेरोज़गारी में हुआ। बेरोजगारी का मतलब है कि मंशियात सप्लाई करनी शुरू कर दो। ये तो देखेंगे, बेरोजगारी का मतलब है मेहनत करो। हाँ जी, वो मेहनत तो कर रहा था मैं, ऐसा नहीं कि गोलगप्पे दुकान, मैंने आपको बताया मैं रेगुलर उधर मुलाजमत करता हूँ। रात सुबह दोपहर को 2 बजे जाता हूँ, रात को 3 बजे आता हूँ। इससे पहले भी ये काम किया है? हाँ जी। कौन सा? ये मंशियात सप्लाई का? इसका मुझे कोई इल्म नहीं। पक्की बात है? हाँ जी। पहले नहीं किया? नहीं। पहली दफा लाखों का काम डाला? हाँ जी, ये मुझे नहीं पता कि लाख कितने पैसे मिलने थे, प्रॉफिट कितना तय हुआ था? इस तय मेरे पास कुछ नहीं हुआ था, ये सिर्फ मैंने पहुँचाना था, फिर मुझे खर्चा मिलना था। ये मुझे नहीं पता कि ये आगे कितने का है, ये सामान कितने का है, ये भी नहीं पता? ये भी नहीं पता था, सिर्फ मुझे उन्होंने खर्चा देना था। अगर मुझे नहीं पता नहीं वो कितना देते। नहीं, तुमने तय नहीं किया था? नहीं, तय नहीं किया था, क्योंकि वो मेरा कज़न था ना, इसलिए मैंने तय नहीं किया उसके साथ। कज़न कब से कर रहा है ये काम? ये इसका नहीं मुझे इल्म कि वो कब से कर रहा है। क्यों नहीं इल्म? पता होता है, सब पता होता है। इसका वाकई मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं, वो कब से कर रहा है या कितनी देर पहले। जब कज़न ने तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई थी तो उस टाइम उसको पूछा नहीं? नहीं, वो मुझसे बड़ा है ना, मैं इसलिए पूछा नहीं, क्योंकि बड़ा है इसलिए तुम्हें मंशियात सप्लाई पे लगाता है? मैंने सोचा ही नहीं। स्मार्ट प्लेयर? नहीं, ये नहीं किया। किसे कहते हैं स्मार्ट प्लेयर? ये धोखा देने वाला। अच्छा, पूछा नहीं उससे? नहीं, खर्चे के बारे में मैंने बिल्कुल ही नहीं पूछा। ये जब मैंने देना था फिर मुझे मिलना था, फिर मुझे नहीं पता था इन्होंने खर्चा मुझे क्या देना, आगे इन्होंने क्या लेना है, इसका मुझे इल्म ही नहीं था। तो देखा, जो इंसान गलती करता है ना उसे वक्ती तौर नहीं पता चलता। मैंने की पकड़ा क्या मुझे पता चला। अब आपकी बात का यकीन कौन करे? भाई गलती मैंने की है। चीज आपके पास से पुलिस ने बरामद कर ली है, नाके पे पकड़ लिया है, सारे मामलात हैं, आपकी बात पे कौन यकीन करे भाई? कोई भी नहीं करेगा ये, क्योंकि मेरे हाथ से की है। कौन यकीन करेगा? मैं अब कह नहीं सकता इनको कि हाँ मेरे पास धोखा हुआ, ये मेरे हाथ से इन्होंने ली। नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैंने की है, अब भी बता रहा हूँ कि जो भी भाई मुझे देखेंगे। घर से आता है कोई? नहीं, कोई नहीं आया। कोई माँ बाप बहन भाई नहीं आया कि मैंने इतला ही नहीं दी इनको। क्यों? इतला ही नहीं हुई मेरी। क्यों नहीं इतला मिली घर वालों को? उनको पता ही नहीं वो कहाँ गया। नहीं पता? नहीं पता। मिलना है किसी से घर वालों से? जी, मुलाकात होनी चाहिए। क्यों? वो देखेंगे तुम्हें हवालात में, हथकड़ी में, फिर तो उनको भी पता क्या इज्जत रह जाएगी? इज्जत तो होगी, उनको भी पता चलना चाहिए ना हमारे बेटे ने काम क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया। अच्छा किया बुरा? हाँ जी, उन्हें पता चले ना कि कल के एक हमने इसको सिखाया नहीं था ये, तो इसने की है गलती, तो इसको सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। हमने अपने बच्चों के लिए कि दूसरों बच्चों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते? ठीक है, मेरे माँ बाप हैं, उनको बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो भाई, ये अच्छी बातें पहले नहीं आई? फर सबक सुना रहे हो मुझे। नहीं मैडम जी, ऐसा नहीं है कि ये हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि क्या हो गया था हालातों को? कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, चलो शाबाश। हालातों को क्या हुआ था, सुनाओ जरा स्टोरी। मैडम ऐसे मेरे पास काम नहीं था बिल्कुल। हाँ। जब मैं घर जाता, मेरे बच्चे जब रोते हैं ना कि पापा मुझे कुछ चाहिए, तो आप भी जानती हैं कि जिसके पास पैसा ना हो, बेटी कुछ मांगे या बेटा कुछ मांगे, तो उसके दिल पे क्या जाती है। तो कुछ गलत काम मैंने ये चूज़ कर लिया, तो जिसकी वजह से ये मैंने आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का। अब बच्चे देखेंगे कि अब्बू ने क्या किया? जी देखेंगे। फिर बेटी देखेगी मेरे बाप ने क्या किया है? जी। फिर वो ख्वाहिशात पूरी करना ज़्यादा बेहतर था या ये काम ज़्यादा बेहतर था, या सब्र कर लेना बेहतर था? सब्र करना चाहिए था, ये नहीं कि सब्र करते आए हम, ऐसा नहीं कि ठीक है जब हम सब्र का दामन छोड़ा तभी तो ये काम हुआ है, अगर ना छोड़ते तो ये काम होता यहाँ पे आता। हो बहुत सुथरा सबक देते हो भाई। क्या नाम है? फराज। फराज कितनी उम्र है? 27 साल। क्या करते हो? मंशियात का काम। मंशियात का काम? जी। ये कौन सा काम है, कैसे करते हो? ये पेशावर से लाते हैं और इधर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं।
पेशावर से लाते हो और मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हो। जी। मेन डीलर्स को देते हो या पब्लिकली देते हो? नहीं, मेन डीलर को देते हैं। मेन डीलर्स को देते हो। जी। कैसे ऑर्डर आता है, कितना ऑर्डर आता है, क्या क्या लाते हो, कब से ला रहे हो? जी, 5 किलो फीम थी हमारे पास हाँ। और 6 किलो था चरस। अच्छा, कहाँ छुपाई थी? ये गाड़ियों के सीटे के नीचे। सीटों के नीचे? जी। खुफिया खाने बनाए हैं? जी। हमेशा यही गाड़ी इस्तेमाल होती है जी। या और भी कोई है? एक और है हमारे पास गाड़ी है। एक और है? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, रास्ते में किसी ने नहीं चेक किया तुम्हें? नहीं, चेक करते थे लेकिन हम लोग निकल जाते थे अपनी होशियारी चालाकी से। पता नहीं चला? नहीं चलता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर किसको बेचनी थी? इधर आगे एक आदमी था हमारा, उसे देते थे माल और वो आगे सप्लाई करता था। वो आगे सप्लाई कर देता था। तुम्हें कितने बचते थे पैसे? मुझे बस गाड़ी का कोई किराया बच जाता था और हमें ज़्यादा मालियत बच जाती थी। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी मेरी थी। आपकी अपनी है? आपके नाम है? जी। अच्छा, आपके नाम है। गाड़ी का किराया तो फिर जाहिर है बचना ही था, और इसके अलावा क्या बचता था? बस जो बेचते थे, माल जो बेचते थे। इससे पहले कितने पर्चे हैं आपके ऊपर? मेरे ऊपर 5 पर्चे हैं। 5 पर्चे? जी। इसी मामलात के? जी। मंशियात के? जी। स्मगलिंग के? जी। जेल कितनी दफा गए हो? जेल में 5-6 दफ़ा लगे। 5 से 6 मरतबा? जी। कितने कितने अरसे के लिए? अरसा था तकरीबन को 2 साल लग जाते थे, 3 साल तो के। कौन पीछे केस को हैंडल करता है? बेल शेल कौन कराता है? कौन लड़ता है केस? जो मेरे पीछे जो हमारे भाई लोग थे, कितने लोग हैं? 5-6 हम। 5-6 लोग हैं। जी, वो- वकील हमेशा सेम ही होता है या चेंज करते हो? नहीं, चेंज करते हैं। चेंज करते हो। जी। क्या क्या चीज ला के स्मगल करते हो? अफीम और चरस। अफीम और चर्स। जी। इससे पहले जब पकड़े गए हो तब भी कसूर में ही पकड़े गए हो? जी। हैं? जी। जी, कसूर। नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं? हम लोग इसी वजह से तो मैं ही पकड़ा गया हूँ इधर से। हाँ। तो लेकिन जो दूसरे लोग थे वो नहीं पकड़े गए हुए। कितने लोग हो आप लोग? 10, 12, 5, 6? 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग हो। केपीके के कितने हैं? केपीके के हैं 5-7। और यहाँ के लाहौर के, इसके कसूर के? कसूर के हैं 10-12 लोग। कसूर के 10-12 लोग हैं। जी। जिनको माल देते हैं हम लोग सप्लाई करते हैं। कब से कर रहे हो? ये तकरीबन हम लोग कर रहे हैं 7-8 साल से कर रहे हैं। 7-8 साल से कर रहे हो? जी। कितने के नोट बनाए हैं? बस जब पकड़े जाते हैं तो फिर जो होता है रिकवरी शवरी जो भी होता है इनको दे देते हैं। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, मेरे इन्फार्मर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि एक शख्स जो कि कोकीन जो है वो फ़रोख्त करता है और वो इस वक्त एक हसन नाम का पठान उसको कोकीन दे के गया है। ठीक है। और उसने आगे इसको रीशेप करके और इसको जूतों के अंदर सिल के तो इसको जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करना है। क्योंकि ये कोकीन जो है इसकी कॉस्ट है 1 ग्राम 12,000। ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 36 लाख की जो है वो कोकीन थी जिसकी तरसील होने जा रही थी। ठीक है। उसके लिए हमने फौरी तौर पे नाकाबंदी की। नाकाबंदी करने के बाद मैंने जो मेरे मातहतान हैं, मेरे जवान हैं, जो मेरा पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको मैंने जो है वो अलर्ट कर दिया। मैं ख़ुद भी नाके पे पहुंच गया। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी जिस गाड़ी की बाबत, उसका हमने वेट किया। उसके बाद हमने उसको राउंड अप किया। जब हमने उसको राउंड अप किया और उसको प्रॉपर सर्च किया तो एक शख्स जिसका नाम आसिफ वल्द इस्माइल था, वो हमें उधर मुलाकी हुआ। उसको हमने काबू किया, उसको रोका और जब उसको प्रॉपर सर्च किया तो उसके पास जो जूते थे उन जूतों के तलवों के दरमियान जो है वो हमें एक जो है वो थैली नुमा कुछ चीज़ें बरामद हुई। जब उसको हमने मज़ीद चेक किया तो वो कोकीन थी। हमारे
हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं SHO थाना सदर पत्तो की हाफिज आतिफ नज़ीर साहब। हाफिज आतिफ नज़ीर साहब से डिटेल्स हम जानते हैं कि ये नाका कहाँ लगा था और किस शक की बिना पर इसको चेक किया और यकीनन पुलिस मुल्जिम तक पहुंची और बाकायदा उससे कुकीन जो है वो बरामद भी की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, एक कामयाब नाका और इस नाके की वजह से न जाने कितनी नस्लें मजीद तबाह होने से बच गई। थैंक यू वेरी क्या मच। कहानी है? असल मैडम, जो थाना सदर पत्तो की है, इसकी हदूद क़यूद इस तरह है कि इसमें 45 किलोमीटर जो है वो मुल्तान रोड आता है और जितनी भी मंशियात की तरसील होती है उसकी रोकथाम के लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जो हमारा 45 किलोमीटर है इसके अंदर जिसकी भी मूवमेंट हो, किसी भी ऐसी गाड़ी की जिसमें मंशियात हो, उसकी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम नाके लगाते हैं, हम अपनी पूरी एफर्ट करते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी ऐसी गाड़ी यहाँ से गुजर ना सके जो जितना मेरा 45 किलोमीटर जो मेरी ज्यूरिस्डिक्शन बनती है। ठीक है। तो इस सिलसिले में हमने 2 नाके जो हैं वो डिप्यूट किए हुए थे। एक नाका हमारा जो है वो एक स्टाफ है पुल जोड़ियाँ, जहाँ से हमारा डिस्ट्रिक्ट कसूर शुरू होता है उकाड़ा की तरफ से। ठीक है। और दूसरा नाका हम लगाते हैं साजोवाल फाटक है, ये जो टूल प्लाजा है, टूल प्लाजे के बिल्कुल करीब पड़ता है। ठीक है। उधर गाड़ियों की जो रफ्तार है वो स्लो हो जाती है, उनको रोकने में हमें आसानी होती है और हमारे पास इंफॉर्मेशन उधर से ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है। तो इस सिलसिले में हमने उधर नाका लगाया हुआ था। हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, मेरे इन्फार्मर ने मुझे इंफॉर्मेशन दी कि एक शख्स जो कि कोकीन जो है वो फ़रोख्त करता है और वो इस वक्त एक हसन नाम का पठान उसको कोकीन दे के गया है। ठीक है। और उसने आगे इसको रीशेप करके और इसको जूतों के अंदर सिल के तो इसको जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करना है। क्योंकि ये कोकीन जो है इसकी कॉस्ट है 1 ग्राम 12,000। ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 36 लाख की जो है वो कोकीन थी जिसकी तरसील होने जा रही थी। ठीक है। उसके लिए हमने फौरी तौर पे नाकाबंदी की। नाकाबंदी करने के बाद मैंने जो मेरे मातहतान हैं, मेरे जवान हैं, जो मेरा पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको मैंने जो है वो अलर्ट कर दिया। मैं ख़ुद भी नाके पे पहुंच गया। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी जिस गाड़ी की बाबत, उसका हमने वेट किया। उसके बाद हमने उसको राउंड अप किया। जब हमने उसको राउंड अप किया और उसको प्रॉपर सर्च किया तो एक शख्स जिसका नाम आसिफ वल्द इस्माइल था, वो हमें उधर मुलाकी हुआ, उसको हमने काबू किया, उसको रोका। और जब उसको प्रॉपर सर्च किया तो उसके पास जो जूते थे, उन जूतों के तलवों के दरमियान जो है वो हमें एक जो है वो थैली नुमा कुछ चीज़ें बरामद हुई। जब उसको हमने मज़ीद चेक किया तो वो कोकीन थी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए हाफिज आतिफ साहब कि जूते उसने पहन रखे थे? नहीं, उसने पहन नहीं रखे थे। उसके पास लॉट थी जिस तरह के जूते फरोख्त करते हैं। ओके। इस सिलसिले में उसके पास एक पूरी लॉट थी। ठीक है। कितनी तादाद में अंदाजन? वो अप्रोक्सीमेटली थी 30 से 40 के करीब जूते थे और उनमें थोड़ी थोड़ी करके उसने जो है ना वो पैक की हुई थी। ओके। 30 से 40 तमाम को यूज किया गया था कोकीन छुपाने के लिए या उनमें से चंद पेयर थे? उनमें से चंद ऐसे शूज थे जिनमें थी। उसमें हमने बड़ी मेहनत की, एक एक जूते को हमने चेक किया क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो उसके बाद हमने तमाम जो है वो चेक करने के बाद उसमें कोकीन निकाली। तो उसका जब वेट किया तो वो 300 ग्राम के करीब निकला, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बताया 36 लाख मालियत की थी। और उससे जो है ना वो एक अजीब कैफियत पैदा हो जाती है कोकीन यूज़ करने के बाद। तो पाकिस्तान में बड़ी हाई फाई लोग जो हैं वो सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। और ये बंदा जो है इसने इसकी तरसील देनी थी हैदराबाद, घोटकी और मुल्तान, जनूबी पंजाब, ये सारी जो है ना ये तरसील देता है उधर। इसको रीशेप करता है, ये मंगवाता है पेशावर से
पठान, एक हसन नाम का पठान है, उससे ये कोकीन मंगवाता है, उसको रीशेप करता है, उसको एक प्रॉपर जो है फिर उसको पैकिंग करता है जूतों में, और उसके बाद जो है दूर दराज इलाकों में मुख्तलिफ लोगों से इसके राब्ते हैं। इसकी हमने CDR भी ली है। इसके राब्ते जो हैं वो पीछे पठानों से हैं और आगे पेडलर के साथ, और आगे जिनको ये फ़रोख्त करता है यूज़ करने के लिए उनके साथ है। तो वो हमने CDR जो है वो भी एक एविडेंस है हमारे पास। तो इसने बड़ा मतलब बहुत आत्म मचाई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी है इस सिलसिले में। मैं जो हमारा मुस्तगीस है जिसने इस्तिगासा दिया है उसका भी आपको इंटरव्यू करवाऊंगा, और जो हमने मुल्ज़म पकड़ा है और बड़ी तगो-दो के बाद पकड़ा है उसका भी इंटरव्यू करवाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। आतिफ साहब मुझे ये बताइए कि ये जूते इतने सारे लोड किसी गाड़ी में किए थे या क्या था? ये कैरी डिब्बा टाइप था जो इसने किराए पे लेता है, अपना नहीं रखा हुआ। ठीक है। तो वो कैरी डिब्बे में रख के तो उसकी ताकि किसी को शक ना हो कि मेरे पास अपना कैरी डिब्बा है, शक हो ही नहीं सकता। तो इस तरह ये तरसील। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बता दीजिए कि जूतों के दरमियान तलवे के दौरान जहाँ इसने ये चीज़ छुपाई थी उसके बाद क्या जूतों को स्टिच भी लगे हुए थे, सिलाई हुए हुए थे? स्टिच लगे हुए थे। इस तरह महसूस होता था कि जैसे वो अंदर से फिलअप है, लेकिन वो किसी प्लास्टिक या जूते के जो मटेरियल होता है उससे फिलअप नहीं था, वो कोकीन से फिलअप था। अंदर जो शूज़ के नीचे वाली जगह होती है उसको फिल किया हुआ था इसने कोकीन से। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से हमने कोकीन निकाला। बिल्कुल ठीक है। कसूर की एक बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई, इससे पहले भी आपने उस पर काम किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी आपके नसीब में लिखी, अल्लाह ने आपको इज्जत दी। जी थैंक यू वेरी मच। उसमें भी मैं आपको बताता चलूँ, उसमें भी अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी थी। हमारे DPO साहब, मेरे DSP साहब, मैं खुद, हम दिन रात इस सिलसिले में कि किसी भी तरह मंशियात का कला कमा करना है। DPO साहब एक दिन में एटलीस्ट अगर मुझे 10 दफ़ा फ़ोन करते हैं तो वो 9 दफ़ा मंशियात के हवाले से पूछते हैं कि कितनी पकड़ी, कितनों को पकड़ा, हमने इसको ख़त्म करना है हर सूरत में। ठीक है। तो हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट कसूर पुलिस है वो सारी की सारी जो है वो मंशियात के ख़िलाफ़ इस वक्त बिल्कुल लोहा पिलाई हुई, शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हुई है, और इसमें हम बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा उसमें मैं आपको बताता चलूँ, उसमें हमने 11 पैकेट पकड़े थे, जिसमें 5 पैकेट अफीम के थे और 6 पैकेट चर्स के थे। वो टोटल जो है 12 किलो से भी अबव बनती है जो उसकी मिकदार थी। तो उसके लिए भी हमने बड़ी एफर्ट की, हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एजेंसियों से हमने रब्ता किया। जब उधर से तरसील शुरू होती है और इधर तक आती है, उस दरमियान में हमने हर जगह जिस शहर में हमारा कोई तल्लक वास्ता था वो सारे ज़राए हमने इस्तेमाल किए। सारे ज़राए इस्तेमाल करने के बाद एक गाड़ी थी, करोला गाड़ी, वो सिल्वर कलर की गाड़ी थी, उसके लिए हमने नाकाबंदी की। इधर हमारा एक इलाका है भूनी की, ठीक है, वहाँ पे गाड़ियों को रोकना आसान होता है, वहाँ से हमारे थाने की हदूद शुरू होती है। तो हमने उधर सख्त नाकाबंदी की। सख्त नाकाबंदी करने के बाद उस मुतल्लका गाड़ी को हमने रोका। उसमें से एक फराज नाम का बंदा जो हमने पकड़ा, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। उसके 6 पर्चे थे पहले और 6 के 6 मंशियात के पर्चे थे। उससे हमने फिर जो है वो 11 पैकेट जिस चर्स और अफीम के बरामद किए। छुपा रखे थे उसने गाड़ी के अंदर ही छुपा रखे थे। गाड़ी में उसने बनाए हुए थे खुफिया खाने। तो वो जब हमने चेक किया तो गाड़ी की सीट के नीचे और जो होते हैं गाड़ी की पिछली साइड वाले, वहाँ पे उसने छुपाए हुए थे। उसको हमने अच्छी तरह सर्च किया तो वो हमें सारे के सारे जो हैं वो पैकेट वहाँ से मिल गए। वो आपने सारी मतलब मनशियात जो है वो बरामद भी कर, वो सारी मनशियात हमने बरामद कर ली। उसके खिलाफ हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग FIR दी है और इंशाल्लाह ताला हमें 110% यकीन है कि उसमें सज़ा भी होगी। बिल्कुल। और कई लोग जो हैं वो मौत से बचेंगे। उसमें कई लोगों का हमने फ़ायदा किया है, अवामुन्नास का फ़ायदा किया है और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी हम फ़ायदा करते रहेंगे। मंशियात के सिलसिले में हमारी बड़ी सख्त पॉलिसी है। मंशियात वाले, बेचने वाले किसी को भी
हर शख्स को हम आड़े लेंगे। हर शख्स जो मंशियात फरोख्त करता है उसको हम आड़े लेंगे। थैंक यू जनाब। हमारे साथ मौजूद हैं ASI मोहम्मद इशफाक। मोहम्मद इशफाक ने बड़ी कामयाब किस्म के नाके पर ड्यूटी दी और ड्यूटी देने के दौरान इसहाक को शक पड़ा एक शख्स पर कि शायद ये इसकी जो हरकत हैं वो ज़रा थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही हैं। तो इस डिटेल के हवाले से हम बात करेंगे इशफाक से कि इशफाक को क्या शक पड़ा था। इशफाक क्या शक पड़ा था आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हबीबाबाद में मेरी पोस्टिंग है बतौर चौकी इंचार्ज। तो उधर से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक बंदा है वो किसी आउट ऑफ एरिया का है और इधर हबीबाबाद में आया हुआ है और वो कोई ड्रग पैडलर है, उसने कोई मंशियात जो है ना वो सप्लाई करनी है। अच्छा। तो इस इतला पे हमने नाकाबंदी की तो नाके पे उस शख्स को हमने गिरफ़्तार किया। जब उसकी तलाशी ली तो उससे कोकीन नामी एक नशा है, वो बड़ा ख़तरनाक नशा है और बहुत जो है ना कीमती है वो। तो उसके पास से वो मिली, वो तकरीबन 300 ग्राम के राउंड अबाउट थी। तो 300 ग्राम की जो मालियत है वो लाखों रुपए में है। तो उसको हमने उधर गिरफ्तार नाके पे जो है ना चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। इंशाल्लाह अब हम चालान सबमिट करवाएंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सख्त सजा। नहीं, ऐसा क्या था जो आपको इशफाक सच शक पड़ गया कि नहीं को मामला ख़राब है? उसकी हरकत ही ऐसी थी, लग रहा था वो बंदा मशकूक जो है ना हालत में है। तो उसको जब हमने चेक किया तो उसके पास से मंशियात मिली है। जब उसको हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया है तो ये एक पूरा नेटवर्क था। वो पीछे इसका रिलेटिव है हैदराबाद में के रशी हैं वो, और बाकी इसके राब्ते पेशावर में है एक पठान से। बेसिकली इसका जो कारोबार है वो ये है कि ये अक्सर जो है ना ये मंशियात जो है वो जो बूट सिलाई होते हैं, बूटों में के नीचे जो टो होती है उसमें ये मंशियात छुपा के रखता है और आगे फिर ये स्मगल करते हैं दूसरे आउट ऑफ कंट्री में भी इनकी मंशियात जो है ना वो जाती है। फिर आप मुद्दई बने? जी, फिर मैंने FIR इसके खिलाफ दी है तो गिरफ्तार भी किया इसे। इंशाल्लाह भी इसे जेल भेज रहे हैं सुबह, तो जेल भेज के इसके खिलाफ जो है ठीक है, बिल्कुल। लेकिन पुलिस का जो बुनियादी काम यहाँ पर है वो इनको ऐसे मौके, ऐसे हाइड आउट्स, ऐसे हॉट स्पॉट, ऐसी जगहों से उठा लेना है। इनको ये एहसास दिलाना है कि अब आपको पूछने वाला है, आप पे नज़र रखी गई है। और ऐसा नहीं है कि आप खुलेआम नशे के इंजेक्शंस लगाएं, नशे का इस्तेमाल करें, इधर उधर से चोरियाँ करें और छुप कर कहीं बैठ जाएंगे तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। अब पुलिस भरपूर क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन हम इनको बाहिफाजत तरीके से बड़ी इज्जत के साथ हॉस्पिटल्स में लेके जा रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मैं आपके तवस्सुत से इनकी फैमिलीज़ को और माशरे के तमाम और ज़िम्मेदार लोगों को भी पैगाम देना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें, इस नशे की लालच से इन मुतासरा अफराद की जान छुड़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें। हॉस्पिटल इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करें, शहरी अपना किरदार अदा करें, सबसे बढ़कर इनकी फैमिलीज़ अपना किरदार अदा करें जो मायूस होकर बैठ गए थे कि शायद इन्होंने ठीक नहीं होना। और हमारे पास ऐसी बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि आप लोग भी उजागर करें, लोगों को बताएं ताकि ये लोग जो हैं मंशियात की लानत से निकले, हम एक सेहतमंद माशरे की तरह आगे बढ़ें और तरक्की पसीर माशरा हम बने। जी तारिक साहब, जो ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जब आप लोग जाकर उस पर अपना ऑपरेशन करते हैं या किसी यूट्यूबर की जानिब से अगर हम बात करें, किसी सहाफ़ी की जानिब से हम बात करें तो जाके फ़ौरन माइक आगे कर देते हैं अपनी फक्की बेचने के लिए, माजरत के साथ। इसके साथ साथ जो ड्रग एडिक्टेड आदमी होता है उसने यह डंडा रखा होता है या मुंह में ब्लेड रखे होते हैं और इस किस्म के वाक़यात को फेस करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा। आप लोगों ने जब ऑपरेशन किया तो क्या आपके SHOs या जिनकी भी आपने ड्यूटी लगाई, क्या इस किस्म का कोई वाक़या फेस किया कि किसी ड्रग एडिक्टेड ने ब्लेड मार दिया या कोई ऐसी हरकत की है? जी साहब के अहकामात के मुताबिक पूरे पंजाब में मनशियात की रोकथाम के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के ग्रैंड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इन ग्रैंड ऑपरेशंस के दौरान कितने ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया, कितने लोगों को सज़ा दिलवाई गई, कितने लोगों को दोबारा से उनके ट्रीटमेंट पर किया गया कि उनका ट्रीटमेंट हो और वो ये गलत आदत छोड़ दें। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उन तमाम लोगों की जो भारी मिकदार में बाकायदा लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ बेचते हैं, ड्रग पेडलर्स, डीलिंग कहाँ होती है, ये डीलर्स कितने पैसे लेते हैं, इस
पूरे पर काम किया जा रहा है आईजी साहब के अहकामात के मुताबिक। और आज के प्रोग्राम में मैं खसूसी तौर पर बात करना चाहूँगी कसूर के हवाले से कि कसूर में इस पर कितना काम किया गया है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने ग्रैंड ऑपरेशंस हुए, कितनी इस पर एफर्ट लगी है और मजीद आगे क्या डिटेल्स हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे तारिक अजीज सिंधु साहब से, जो कि DPO कसूर हैं और बड़े आसान अंदाज में इस पर काम भी कर रहे हैं। और बाकायदा इनका ये इनिशिएटिव है कि कसूर में मेरे होते हुए मनशियात की सप्लाई जो है वो नहीं होगी। मैंने ये अज़म ठान लिया है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तारिक साहब ये बताइएगा, हम ओवरऑल अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ये डिबेट बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। एक हफ्ते को सामने रखते हैं, 7 डेज की बात करते हैं। मुझे लास्ट 7 डेज के अंदर ये बता दीजिए कि कितने ग्रैंड ऑपरेशंस किए हैं आपने, आपकी टीम ने? जी, गुज़श्ता 6 दिनों की हमारी कारकर्दगी है जब से ये हमने ऑपरेशन का आगाज़ किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खसूसी अहकामात की रोशनी में पंजाब भर में इसकी कैंपेन चल रही है और कसूर में भी जो ड्रग्स का इस्तेमाल है बड़ा फैल गया हुआ था। नौजवान नस्ल इससे तबाह हो रही थी और घरों के घर उजड़ रहे थे। इससे क्राइम रेट में भी इजाफा बहुत देखने को मिल रहा था। तो इस हवाले से हमने बड़ी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ ये जो ऑपरेशंस लॉन्च किए, इसमें हमने 464 जो ड्रग पैडलर्स थे उनके ऊपर रेड किए, जिनमें से कुछ भाग भी गए, मगर हमने अब तक 115 FIRs दर्ज की हैं। ये हम बात करें 7 दिनों की? जी, इन 6 दिनों के अंदर हमने 115 FIRs मंशियात फरोशों के खिलाफ कसूर भर के तमाम थानों के इलाकों में दर्ज की हैं। जिसके नतीजे में हमने 87 किलो के करीब चरस जो है वो इन मुख्तलिफ ड्रग पैडलर से बरामद की है। और इसके साथ साथ 2000 से ज़्यादा लिकर जो है बॉटल्स फॉर्म में भी, कच्ची शराब की सूरत में भी, उनके कैंस, उनकी चालू भट्टियाँ, उस सूरत में भी हमने ये बरामद की है। इसमें काबिल जिक्र बात यह है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं हम उनकी रिहैबिलिटेशन भी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो विजन है वो यही है कि जो जगह जगह वीरान जगहों पर, रेलवे लाइन, कब्रिस्तानों में, एबेंडेंड प्लेसेस पे जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं इनको भी इन जगहों से हटाया जाए। ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि ये एक माशरे के अंदर बीमार और जहनी मरीज़ और मंशियात के आदी अफराद जा बजा सड़कों पर नज़र आते हैं। तो हमने ऐसे तमाम हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ से 188 के करीब मंशियात के आदी अफराद को पकड़ा, उनको बाहिफाजत हॉस्पिटल्स में पहुँचाया, उनकी हालत इज़ार तक को भी बेहतर किया। यहाँ तक कि पुलिस ने उनका हेयर कट, उनको नहला कर उनको एक बेहतर सूरत में एक मुअज़्ज़ज़ाना अंदाज के साथ हॉस्पिटल्स में भेजा है ताकि वहाँ इनका इलाज मुआवजा हो सके और वो माशरे के कारआमद शहरी बन सके। बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब ये बताइएगा, जहाँ पर हम बात करते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर के हवाले से, तो अक्सर औकात जब ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट करवाया जाता है, एडमिशन करवाया जाता है, हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया जाता है, तो वो इस बात पर एग्री नहीं होते। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की आप लोगों ने? क्योंकि अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली तो ये बात फेस कर लेती है कि हाँ जी ये बंदा ऐसा ही है और बदतमीजी और जो भी कुछ होता है वो फैमिली फेस करती है। पुलिस ने क्या क्या फेस किया इसमें ऐसे लोगों को जब आप लोगों ने रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट करवाया? देखिए, ये बड़ा एक अहम सवाल है क्योंकि इसमें जो ड्रग एडिक्ट होता है उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए उसकी फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्रूशल है। बिल्कुल। उस विक्टिम की या उस पेशेंट की अपनी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितना अरसा इस जो ड्रग यूज़ है इससे लड़ सकता है। तो इस हवाला से एक इजी जो उनको एस्केप मिलती थी कि उनको रोकने टोकने और पूछने वाला कोई नहीं था। माँ बाप से, घर वालों से तो वो लड़ लेते थे और छुप के किसी न किसी पनाहगाह में नशे का इस्तेमाल कर रहे होते थे। ऐसे ही है। तो अब हमने वो पनाहगाहें और छुपने की जगह ख़त्म कर दी हैं। अब हमने मंशियात की सप्लाई को ख़त्म कर दिया है। तो हमने उन्हें ये मौका फराम किया है और ये हमने मौका उनकी फैमिलीज़ को भी फराम किया है कि वो भी आगे बढ़ें, वो भी अपने इन प्यारों को, मंशियात के जो आदि इनके घर के अफराद हैं, इनका हौसला बढ़ाएं, इनका साथ दें, इनको हॉस्पिटल्स में लुक आफ्टर करें और इनको वापस एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लेकर आएं। बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब, आपने बड़ा ग्रैंड ऑपरेशंस अपनी टीम के जरिए, अपने SHOs के जरिए से करवाए हैं, लेकिन एक बड़ा आसान कदम है आपका जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी और टेलीविज़न में, बुलेटिन्स में भी आपके मुतल्लिक़ खबर चलती रही कि वो तमाम लोग जो किसी न किसी फुटपाथ पर हमें गिरे हुए नज़र आते हैं, नशे में धुत कब्रिस्तान में गिरे हुए नज़र आते हैं, सड़क के किसी कोने पर गिरे हुए नज़र आते हैं, जो इंजेक्शंस का यूज़ करते हैं। फिर आपने न सिर्फ उनको वहाँ
से उठवाया बल्कि उनका इलाज मुआवजा भी करवाया। ये आपके मुतालिक बड़ी अच्छी खबर चलती रही। ये बताइए कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, ऐसे लोगों की फैमिलीज़ को आपने कैसे ट्रेस किया? क्यों? ये सवाल करने का मकसद ये है कि ये लोग सेंस में नहीं होते, इनके पास मोबाइल्स नहीं होते, इनके पास अपनी फैमिली के एड्रेसेस नहीं होते, तो कैसे ये मुश्किल काम किया? देखें, एक तो बड़ा इसमें अहम पहलू ये है कि ये मकामी लोग होते हैं। कोई किसी और ज़िला या इलाके के लोग तो इसमें रेयर बात है कि होंगे, और मकामी होने की वजह से अहले इलाका में से भी बहुत से लोग इनको जानते हैं। इसके साथ साथ नेचुरली जिस वक्त ये अपनी सेंसेस में आते हैं और हॉस्पिटल में इनके ट्रीटमेंट की हम जब प्रोग्रेस कर रहा था, उस दौरान में फिर ये डाइवर्ज करते हैं, हमें बताते हैं कि मैं फ़लाँ इलाके का रहने वाला हूँ और मेरी फैमिली को इतला की जाए। इस हवाले से हस्पताल इंतज़ामिया भी हमारा साथ देती है। वो भी इनसे जब इनके इब्तदाई कवाइफ मालूम करती है तो वो इनकी फैमिली मेम्बर्स को बताए जाते हैं और फिर हम इनकी फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो बुनियादी काम यहाँ पर है वो इनको ऐसे मौके, ऐसे हाइड आउट्स, ऐसे हॉट स्पॉट, ऐसी जगहों से उठा लेना है। इनको ये एहसास दिलाना है कि अब आपको पूछने वाला है, आप पे नज़र रखी गई है। और ऐसा नहीं है कि आप खुलेआम नशे के इंजेक्शंस लगाएं, नशे का इस्तेमाल करें, इधर उधर से चोरियां करें और छुप कर कहीं बैठ जाएंगे तो आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। अब पुलिस भरपूर क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन हम इनको बाहिफाजत तरीके से बड़ी इज्जत के साथ हॉस्पिटल्स में लेके जा रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मैं आपके तवस्सुत से इनकी फैमिलीज को और माशरे के तमाम और जिम्मेदार लोगों को भी पैगाम देना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें, इस नशे की लालच से इन मुतासरा अफराद की जान छुड़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें। हॉस्पिटल इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करें, शहरी अपना किरदार अदा करें, सबसे बढ़कर इनकी फैमिलीज अपना किरदार अदा करें जो मायूस होकर बैठ गए थे कि शायद इन्होंने ठीक नहीं होना। और हमारे पास ऐसी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि आप लोग भी उजागर करें, लोगों को बताएं, ताकि ये लोग जो हैं मंशियात की लानत से निकलें, हम एक सेहतमंद माशरे की तरह आगे बढ़ें और तरक्की पसीर माशरा हम बने। जी तारिक साहब, जो ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जब आप लोग जाकर उस पर अपना ऑपरेशन करते हैं या किसी यूट्यूबर की जानिब से अगर हम बात करें, किसी सहाफ़ी की जानिब से हम बात करें, तो जाके फ़ौरन माइक आगे कर देते हैं अपनी फक्की बेचने के लिए, माजरत के साथ। इसके साथ साथ जो ड्रग एडिक्टेड आदमी होता है उसने यह डंडा रखा होता है या मुंह में ब्लेड रखे होते हैं और इस किस्म के वाक़यात को फेस करते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा। आप लोगों ने जब ऑपरेशन किया तो क्या आपके SHOs या जिनकी भी आपने ड्यूटी लगाई, क्या इस किस्म का कोई वाक़या फेस किया कि किसी ड्रग एडिक्टेड ने ब्लेड मार दिया या कोई ऐसी हरकत की है? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि हमने बड़ी केयर और बड़ी कर्टसी के साथ इन लोगों को इनकी जगहों से लिया और कोई सख्ती या खौफ वाली बात नहीं कही गई, इनको कन्विंस किया। और अभी जैसे कि आप नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपको हमने कुछ विजिट्स करवाए हैं पॉइंट्स और आपने उसको कवर भी किया है। आप देख सकती हैं कि हमने बड़े रिस्पेक्टफुली इनको उन पॉइंट से ले करके इनको नहला धुला कर, इनके हेयर कट्स करवा कर, इनको अच्छे अंदाज से हॉस्पिटल्स में पहुँचाया है और इनको ये मैसेज दिया है कि ये बड़े मौजूद हैं और ये इनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए बड़ी अहम है और ये ठीक हों और आगे बढ़ें और एक माशरे में तामीरी किरदार अदा करें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तारिक साहब, जहाँ पर हम कुकीन की बात करते हैं या हम किसी किस्म की भी ड्रग्स की बात करते हैं, अब तो हर हफ्ता गुजरने के बाद पता चलता है एक नई किस्म का नशा आ गया मार्केट में और वो स्टूडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लाहौर की थोड़ी सी बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ने कमरा रेंट पर ले रखा था और वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता था। अगर हम कसूर की बात करें तो यहाँ भी ऑब्वियसली इस किस्म के काम होंगे जिनको आपने कंट्रोल किया है। आप क्या समझते हैं कि ये मामला कोई एक दिन में नहीं होता, ये पूरी एक चेन होती है जो आगे सप्लाई कर रहे होते हैं, फिर उससे आगे डीलर्स ले रहे होते हैं, तो ये चेन बनती क्यों है? किसकी नेग्लिजेंसी है? देखिए, इसमें नेग्लिजेंस से ज़्यादा इशू ये है कि इसकी जो सप्लाई चेन पूरी, इसकी एक वो कनेक्शन है, इसकी इजी एक्सेस है लोगों तक कि ये जब जिन इलाकों में ये मंशियात बनती है वहाँ से इसकी तरसील इन इलाकों में आना और फिर इन इलाकों में स्कूलों के बच्चों और उन तक आसानी से इसका पहुंच जाना। तो हमने इस चेन को ब्रेक किया इस मर्तबा। हमने इसके सप्लायर्स को, बल्क के सप्लायर्स को भी और जो इसके जो छोटी मिकदार में जो स्कूलों कॉलेजों के स्टूडेंट्स को या दीगर लोगों को मंशियात देते हैं, हमने उन पे बाकायदा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। हमारी स्पेशल ब्रांच ने और दीगर अदारों ने पहले हमें इनकी प्रोफाइलिंग करके इन्फॉर्मेशन दी और हमने फिर उस पर काम किया। अभी हमने कल 300 ग्राम के करीब कोकेन पकड़ी है, 36 लाख मालियत की ये कोकेन है। ये भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसके लिए हमें अपनी अलाइड जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी मावनत हासिल थी। तो हम इस पर इन्हीं बुनियादों पर काम कर रहे हैं
इसके साथ साथ हमें जो मुआशरे और अहल इलाका के जो मुअज़्ज़िज़ीन शहरी हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ठीक है। और उस एक्शनेबल इंटेलिजेंस पे हम काम करके ये इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। न सिर्फ मनशियात के इस्तेमाल करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया, बल्कि मनशियात का इस्तेमाल करने वाले वो लोग जो आपको थड़ों पर नजर आते हैं, जो आपको कब्रिस्तान में नजर आते हैं, वो लोग जो आपको फुटपाथ पर गिरे हुए नजर आते हैं, इनका इलाज भी करवाया और इंसानियत के लिए एक एग्जाम्पल सेट की। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।